ओके तो अभी हम प्रोडक्शन का जो रिवीजन है वो कर रहे हैं, और यूट्यूब स्टूडेंट्स ने हमें बोला था कि मैम आप आंसर्स जो है वो बच्चों से बुलवाया करो, मतलब आवाज नहीं आती तो इसलिए वो इंटरैक्टिव नहीं लगता, सिर्फ आपके क्वेश्चंस की आवाज आती है और आंसर्स की आवाज नहीं आती है। तो इसलिए आज हम आंसर्स बच्चों से ही बुलवाएंगे, एक एक करके सब आंसर्स बोलेंगे, इनके आईक्यू भी टेस्ट हो जाएगी कि कितना याद करके आए हैं, कौन कितना पानी में है, और आप लोगों का भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। चलो बताओ प्रोडक्शन की डेफिनेशन कौन बताएगा? मैंने बोला कौन बताएगा? सिर्फ 2 जने, 3 जने? किसने दी थी? पहले नॉर्मल वाली बता दो। इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केपेबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स। वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं क्या वो भी प्रोडक्शन होती है? जोर से बोलो सब। वेरी गुड। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो हमें किसी 2 इंसानों ने दी थी। कौन कौन से 2 इंसान? जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन। वेरी गुड। उन्होंने क्या एक्टिविटी दी थी, उसका कीवर्ड क्या था? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। उन्होंने इनपुट्स को क्या बताया था? रिसोर्सेज। और आउटपुट्स को क्या बताया था? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा था कि क्या जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्रिएशन और एडिशन ऑफ मैटर है? नहीं है। तो यानी कि क्या है? ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का एग्जाम्पल वुड से चेयर बना देना। वेरी गुड। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि क्या जो हमारी हमने पढ़े थे चार वेरियस प्रोसेसेस। वेरियस प्रोसेसेस। अब रुक जाओ, एक जना कोई भी दिखाओ। 4 प्रोसेसेस मैं एक एक्सप्लेन करूं नाम के साथ। नहीं, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। आओ जाओ, आओ। होम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और और क्या? यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। वेरी गुड। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? वुड से टेबल चेयर बनाना। फॉर्म यूटिलिटी फॉर्मेशन चेंज कर देना। ठीक है। टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में सीजनल सीजनल आइटम्स, जैसे हमें सर्दियों की प्रोडक्शन करनी है तो उसकी प्रोडक्शन गर्मियों में ही हो जाती है। वेरी गुड। और उसके बाद होती है प्लेस प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी, जैसे कश्मीरी एप्पल और कोल्स माइन, जैसे कोल कोल माइन, हाँ। कोल माइंस एक जगह पे है तो उसका कोल सारे इंडिया में वो होता सारे है। नेबिलिटी ऑब्वियसली पहाड़ों पे तो कोई यूज नहीं, कि जहाँ पे वो चीज कम यूज होती है उसको ऐसी जगह पे जगह पे पहुंचा देना जहाँ पे उसकी यूज बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। उसमें क्या क्या था? नजर यहाँ नहीं वहां रखो। सर्विसेज। सर्विसेज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में हम सर्विसेज देते हैं। यानी कि सर्विसेज भी हमारा प्रोडक्शन का पार्ट बनती है। ठीक है? उसके बाद इधर आओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोल दो, बोल लैंड, लेबर, कैपिटल और दो। एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? इमूवेबल, कैन हाँ। नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड। डिपेंड्स ऑन ह्यूमन नेचर और यूजेस डिपेंड होता है। यूजेस हाँ। और सप्लाई इन इलास्टिक, हेट्रोजीनियस। हाँ। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री। वेरी गुड। अब आ जाओ, आओ निहाल, उसकी बताओ, तुम लेबर की बताओ। लेबर जो होती है वो एक लेबरर से सेपरेट नहीं की जा सकती है। लेबर जो होती है उसकी बार्गेनिंग पावर पुअर होती है। और लेबर कभी कभार अपने लेज़र को मनी से ज़्यादा प्रेफर करती है। वेरी गुड। कभी कभार वो हो सकता है प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट भी ना कर रही हो। और लेबर मोबाइल होती है। एक्टिव फैक्टर होता है। लेबर एक्टिव फैक्टर होता है। का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बैकवर्ड बेंडिंग होता है। और कैसी शेप दिखती है? वेरी गुड। आओ दिखाओ एंटरप्रेन्योर, उसको बताओ कैपिटल। ये कोई बात नहीं होती, मैं रिकॉर्डिंग में डांटूंगी फिर। आओ आदर्श, कैपिटल क्या होता है? वेरी गुड। कौन आ रहा है कैपिटल की बताने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स? जल्दी जल्दी आओ। स्टॉक कॉन्सेप्ट, फर्दर प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मींस प्रोड्यूसिंग फैक्टर। राइस फ्रॉम हाँ, आर आई सेविंग। सेविंग्स। उसके बारे में
इनोवेशन के कौन तो क्या सेविंग इन्वेस्टमेंट्स होता है, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट। के बाद हमें वो कौन बताएगा? एंटरप्रेन्योर। अच्छा ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उसके 3 नाम थे, ऑर्गेनाइजर, रिस्क टेकर और मैनेजर। वेरी गुड दिशा, आंसर एक भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा वो थे, इसके 3 फंक्शंस थे, कौन कौन से? इनिशिएट्स बिजनेस, रिस्क, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग भी, और यहाँ पे टैकलिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज भी है। वेरी गुड। और उसके बाद हमने बोला था कि जो हमारा अनसर्टेनिटी को टैकल करने का हमें रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है, वो किसने दी थी? फ्रैंक नाइट ने। वेरी गुड, आज तो नाम याद है। उसके बाद ना स्टम्पटर ने दिया था कि इनोवेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 5 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन से? ऑर्गेनिक, नेचुरल, नेचुरल कौन था? ऑर्गेनिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल और इकोनॉमिकल। वेरी गुड। ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरली वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक सोप्स होते हैं, वो तो नेचुरली जो निकलते हैं, बट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ और फिर एक्सपेंशन। और इसके ऊपर हमें एक थ्योरी दी थी, किसने दी थी? आरएल मैरिस ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था? इधर आके एक्सप्लेन जल्दी से, वंशाओ आता है, बोलो। ओनर्स और बिजनेस, ओनर्स और वो होते हैं एम्प्लॉय, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, वेरी गुड। तो ओनर्स का क्या ऑब्जेक्टिव? क्यों? प्रॉफिट, प्रॉफिट। और हमारा उसका क्या ऑब्जेक्टिव? सोशल नहीं, सैलरी और सोशल, जॉब सिक्योरिटी, चीजें होनी चाहिए। दोनों की यूटिलिटी अलग अलग है, डाइवर्सिटी, डाइवर्जेंट है। प्रॉफिट कमाएंगे तो दोनों की नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर कन्वर्जन हो जाती कन्वर्जेंस हो है। जाएगा। वेरी गुड, ये हमारी आरएल मैरिस की थ्योरी थी। फिर हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आए थे। इकोनॉमिक, हाँ हाँ, नॉट एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ उनके नाम देखो, उनके नाम तो मैंने बता दिए तुम्हें, एग्जांपल्स के साथ बताएं, कोई डेफिनेशन तो मैंने भी नहीं बताई उनकी, ठीक है। तो अगर पेपर में आता भी है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। अब जैसे तुम लोग ये भी कह सकते हो कि 2 या 3 एग्जांपल्स में हमने मशीनरी डाली थी, राइट, डाली थी, बट पेपर में वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो टेंजिबल भी दे, वो रियल भी दे, और हमने एक जगह और लिखा था उसे, कहाँ लिखा था? मशीनरी को 3 जगह लिखा था हमने, हाँ, कैपिटल में 3 पॉइंट्स में लिखा था ना। एक तो हमारा टेंजिबल कैपिटल में लिखा था, रियल कैपिटल में भी लिखा था, फिक्स्ड में भी लिखा था, फिक्स्ड में भी लिखा था। अब उन्होंने तुम्हें तीनों ऑप्शन दे दिए, पहली बात तो वो देगा नहीं, क्योंकि आईसीआई को भी पता है तीनों में मशीनरी बिल्कुल फिट बैठती है, बट स्टिल उसमें तुम क्या डालोगे? तुम अगर डालोगे तो तुम फिक्स्ड पे मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बैलेंस शीट में ना टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं दिख रहा। टेंजिबल इंटेंजिबल सिर्फ पीपीई में दिखता है, बट एक्चुअल में वो पीपीई भी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल ही तो है हमारी, इसलिए हम उसको क्या टिक करेंगे? फिक्स टिक करेंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस जो तुम्हें लगानी पड़ेगी वो अकाउंट्स की थोड़ी सी कॉमन पे डालनी पड़ेगी, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने ऑर्गेनिक कवर कर लिया। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उसमें हमने 2 तरीके के प्रॉफिट्स पढ़े थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कौन सा एक्सपेंडिचर? कौन सी कॉस्ट माइनस हो रही थी? पक्का? अकाउंटिंग प्रॉफिट में कौन सा कॉस्ट माइनस हो रही थी? एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट थी, ठीक है। बट वेयर एज हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट में इम्प्लिसिट, सिर्फ इम्प्लिसिट था या इकोनॉमिक कॉस्ट थी? कुछ भी ले लो। अभी आज हम पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, तो पता चल जाएगा, कुछ भी ले लो। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारा जो होता है ना, वो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट बनती है। क्लियर है बात? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट मिला के हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। तो जब तुम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करो तो वो नाम से ही बता रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में से तुम्हारा इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस होगी। क्लियर होती है बात सबको? यानी कि फॉर्मूला, इजीएस्ट फॉर्मूला है ये तो, कि इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना तो टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो भी तुमने पैसा कमाया, लेस तुम्हारी इकोनॉमिक की कॉस्ट हो गई। वेयर एज लेकिन जो तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें तुम्हारा सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोली जाती है। याद रहेगी ये बात? सबको याद रहेगी। यानी कि अकाउंट टोटल रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये हमारा किसका फॉर्मूला बनता है? अकाउंटिंग का। क्लियर है? अब मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगी कि थ्योरी कौन सी है, तुम्हें नाम बोलना है, जोर से आवाज आनी चाहिए माइक में, मैं माइक पास करूंगी, नाम बोलना है, ठीक है। पहला,
सेल्स मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी किसने दी? बॉलमन्स थ्योरी, याद रहेगा। उसके बाद मैंने बोला मैनेजर्स वांट टू एंजॉय द डिस्क्रिशनरी पावर्स। एक भी नाम याद नहीं है दिशा। विलियमसन्स थ्योरी थी और दो जने और थे। जीसी मीन्स, वेरी गुड। उसके बाद हमने बोला प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन प्लस इन्वेंट्री प्लस सेल्स, इन सबके गोल्स किसने बताया? साइरेट प्लस मार्च। अब सब चुप रहना, दिशा बताएगी। रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए सिर्फ, किसने दी थी दिशा ये थ्योरी? आगे अच्छा के आगे एच साइमन, वेरी गुड। यही नाम है, एक्चुअल में यही नाम है। अच्छा हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? फेयर डील्स जानी चाहिए, और तुम्हारा क्या नाम है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, सब तुम्हारे बेसिक तुम्हारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? सोशल वेलफेयर, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें तुम्हारी क्या थी? सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनती है। अब आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, हाँ, सेल्फ रिलायंट हो, तुम्हारी इंडस्ट्री मेक इन इंडिया पे फोकस करे, ये सब चीजें थी। हाँ, बजट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये सब हमारे कॉन्सेप्ट में थे। अच्छा अब इसमें बताओ कि वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं? जो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वेरी गुड। हमारे एंटरप्राइज के कॉन्स्ट्रेंट्स हमने क्या क्या पढ़े थे? लैक ऑफ नॉलेज, इनएडिकेट स्ट्रक्चर, और एक और है, बस एक और है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो जो बोलते हैं स्टेट एंड पब्लिक ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे मंदिर के बराबर में तुम दारू का ठेका खोल के बैठ गए, ठीक है, या फिर तुमने क्या करा, स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करा? एक एग्जांपल और दिया, प्लास्टिक बैन हो गई, याद है? एग्जांपल दिया था, और बताओ, बोलो भैया, कुछ कह रहे हैं तुम्हें, बोलो। हाँ तो बताओ, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी और। इवेंट्स, इवेंट्स जैसे नेचुरल कैलेमिटी, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें हमारी किसका पार्ट बनती थी? हमारे इवेंट्स का पार्ट बनती थी। हमारी एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? लोकेशन एंड साइज, लीगल फॉर्मेलिटीज, नॉलेज ऑफ, वो कॉन्फ्रेंस में हो गया कवर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, बट इनएडिकेट स्ट्रक्चर हमारा कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। गेट बंद कर लो, बहुत शोर आ रहा है। मार्केटिंग वाला पॉइंट था, 4 पीस, 4 पीस कौन कौन से? और प्रमोशन, याद रहेगा निहाल, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उस दिन। और ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट भी तो था। ऑब्जेक्टिव्स मल्टीप्लेयर्स हो सकते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, वेरी गुड। चलो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे इनपुट्स ही तो है कि नहीं है? है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। चलो, उसके बाद हमने प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, तशा लिखो। नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला जल्दी से लिखो, जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करे बिना। जल्दी, डिस्कस करने को नहीं बोला मैंने। क्या ये सही है? कौन आके लिखेगा सही फॉर्मूला? आओ, erase करने को नहीं बोला था, लिखो। गलत। हाँ, एफ
बाद में पहले आता है यहाँ पे F1 F2 ऐसे आएगा, फंक्शन ऑफ भी तो लिखोगे या नहीं लिखोगे? बस तो फिर यही तो गलती होती है, याद रहेगा सबको। मैंने ना उसका लिखने को नहीं बोला था, डिमांड का फंक्शन, मैंने इसका फंक्शन लिखने को बोला था। F बाहर आएगा ना, फंक्शन ऑफ, छोटा f तो बाहर आएगा और अंदर बड़े f's रहेंगे, ठीक है? ये चीज याद रखना, जो भी फंक्शन हम लिखते हैं उसमें बाहर जो आता है वो छोटा f आता ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? याद रहेगा, मतलब चेक करना बहुत जरूरी है रजिस्टर में। बहुत बढ़िया, पहले अभी रिवाइज कर लें फिर डिस्कस कर लेंगे। पहले रिवाइज तो कर लें। तुम रजिस्टर खोल के आगे के पॉइंट्स देखते हो, बंद कर दो फिर, तुमने तो देख लिया, अभी आगे की नजरें भी चल रही है। फंक्शन ऑफ होता है, डाल लो है, फिर पहले डालोगे, पहले रिवाइज नहीं करना, सुधारो। अच्छा, assumptions क्या क्या होती हैं? आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, इसे नहीं खुलवाती मैं रजिस्टर बीच में। निहाल बताओ assumption, तुमसे पूछा मैंने, बताओ। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम निकल रहा है। और एक पॉइंट और था कि क्या ये जो है पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ये एक स्पेसिफिक पीरियड का है या फिर मैक्सिममाइज पीरियड का है? स्पेसिफिक पीरियड का है, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकते हैं करके, याद रहेगा ये तो। इसका हमने पढ़ा था कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन 2 रन्स में चलता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वाले को क्या बोलते हैं? बंद कर दो रजिस्टर को, देख देख के बोल रहे हो सब, वो सारा देख देख के बोल रहा है। रिवीजन चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तुम लोग को बिल्कुल अकल नहीं है, चैप्टर 2 का रिवीजन नहीं हुआ, चैप्टर 3 के 3 लेक्चर्स का रिवीजन नहीं हुआ। तुम लोग के चक्कर में यूट्यूब स्टूडेंट्स का लॉस होता है। लिटरली इतनी बार डांट पड़ने के बाद भी बिल्कुल भी अकल नहीं आई है। शॉर्ट रन वाले को क्या बोलते थे? रिटर्न्स टू फैक्टर, आवाज ही बंद हो गई। लॉन्ग रन वाले को क्या बोलते थे? रिटर्न्स टू स्केल बोलते थे। जो हमारा शॉर्ट रन था उसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते थे या फिक्स्ड फैक्टर्स होते थे, किस मतलब किस रेशियो में होते थे या फिर क्या रेशियो रहता था? फिक्स्ड एक होना ही होना चाहिए और बाकी सारे वेरिएबल्स, वेयरएज हमारे उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स रहेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोडक्शन फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 2 लोगों ने दिया था, C.W. डगलस और पॉल एच डगलस। डगलस थ्योरी दी थी, कॉप डगलस थ्योरी दी थी। फॉर्मूला क्या था? लिखो आके जल्दी जल्दी लिखो। K इंटू 1 माइनस ए। वेरी गुड। उसका हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि इनके अकॉर्डिंग जो हमारी कैपिटल है वो कितनी परसेंट है? 75% और 20%। कैपिटल 75 है या लेबर 75 है? लेबर 75% और कैपिटल 25%। याद नहीं आया? नहीं आया याद, चलो 80 लिखा था, खोलो रजिस्टर। 75 वेरी गुड। चलो शॉर्ट रन में हमने पढ़े थे 3 अलग अलग स्टेजेस थी, कौन कौन सी? नाम पूछे, नाम वाइज बताओ, ऑर्डर वाइज। इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। इंक्रीजिंग में TPMP वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी 3 पॉइंट्स कौन बताएगा? इनकन्वीनियंस पहले में। इंक्रीजिंग में क्या होता है? खुद अच्छा दिमाग लगाओ। किचन में मम्मी और चाची, बस ये 2-3 जने हैं जो खाना बना रहे हैं, तो क्या होगा? TPMP का रिलेशनशिप नहीं बताना, वो रटा हुआ है। MP-AP का भी नहीं बताना। अभी मैंने बोला बाकी 3 पॉइंट्स। मैंने बोला था जो मैंने थियोरेटिकल 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, तुम्हें वो याद रखने हैं। TPMP और AP तो याद आ ही जाएगा,
भाई टीपी एमपी एपी तो याद आ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि तुम एक छोटा सा शेड्यूल बना के उसका अंदाजा लगा सकते हो, राइट? लेकिन तुम्हें क्या अदर पॉइंट्स याद होने चाहिए? हाँ होने चाहिए, और वो याद नहीं है। रोटियां ज्यादा बन जाएंगी, लिखोगे पेपर में? मैंने तो एग्जाम्पल दिया था, ये मैंने तो ये तो बोला ही नहीं कि ये हो रहा है, मैंने तो थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखवाए थे। इंक्रीज प्रोडक्शन नहीं, मैंने इन्हें को हिंदी में ट्रांसलेट करने को नहीं बोला, मैंने थियोरेटिकल 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि क्या क्या होता है एक्चुअल में, क्या क्या चीजें हो रही हैं, फिक्स्ड फैक्टर का, वेरिएबल फैक्टर का, या तुम्हारी प्रोडक्शन से लिंक करके पॉइंट्स लिखवाए। और तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैं दीदी ने नहीं लिखवाए थे। तो फिर याद क्यों नहीं आ रहे? याद भी तो आने चाहिए भाई। चलो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ, तुम बताना कौन सी स्टेज में जाएंगे। क्लियर? अब ठीक है। इंडिविजिबिलिटी स्टेज 1 रट लिया ना इतना तो, तुक्का भेड़ दिया, देखा खुद ही सच बोल दिया, तुक्का भेड़ दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। 8 सेकंड, सब गलत। क्या होगा दीदी? एक एक करके ही तो बोलेंगी। एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एफिशिएंट है। तुम एक बात बताओ, जब बहुत सारे लोग किचन में आ जाएंगे तो तुम्हारा फिक्स्ड फैक्टर क्या क्या थे? चकला बेलन, बट थोड़े तो ज्यादा और आ रहे हैं ना, लेबर ज्यादा बढ़ रही है, यही तो पढ़ा था हमने, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, तो फिक्स्ड फैक्टर हमारा लेकिन फर्स्ट स्टेज में एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जितने चकला बेलन हमारे घर में है, उतना चकला बेलन उतने यूज हो रहे हैं, लोग खाली नहीं खड़े। और अगर खाली भी खड़े हैं तो हमारा कोई लोग ऐसा नहीं है कि जो बना नहीं रहा या कुछ वो नहीं हो, मतलब ये चीजें नहीं चल रही, चकला बेलन एटलीस्ट कम नहीं पड़ रहे, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हमारा स्टेज 1 में ही आता है। क्लियर है? याद रहेगा। 2 पॉइंट्स पढ़े, इंडिविजिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और लास्ट पॉइंट था स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्टेज 1 में ही है, तुक्के भेड़ने हैं बस। क्या? तो वो तुम्हारी गलती है, मैंने तो लिखवाए हैं। रजिस्टर खोलने के लिए बोला नहीं है मैंने, कर लेना, और बाकी फिर सबका रजिस्टर भी चेक करना। ठीक है? अपने बराबर वाले का मत करना, क्योंकि वो तुम दोनों आपस में एक दूसरे का देख देख के भी लिखते हो। तो ब्लैक पेन का क्या लेंगे? अपना लेके आओ ना। तो तुम अपना क्यों नहीं लाते हो? क्यों? एक पेन से बैग भारी हो रहा है? हद है बिल्कुल। चलो उसके बाद हमने पढ़ा था कि आफ्टर इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है? क्या होता है इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट? इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा कब होता है, कहाँ होता है। मैंने बोला था कि ये मेरा टीपी का कहीं ना कहीं ये कर्व बनता है, यही बनता है, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। कहाँ पे मार्क करूं मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? ये आदर्श, ये पक्का? चल ये वाला, चल ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक चीज बताई थी कि जब हमारा कर्व ऐसे जाके ऐसे जाता है, तो यानी कि वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, इंक्रीज से इंक्रीज पे नहीं जा रहा। क्लियर है बात? यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यहाँ पे भी कर रहा है या नहीं कर रहा? यानी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग का ही रेट चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। यानी कि जब एक ही शेप में, एक ही डायरेक्शन में जाती जाती हमारी इमेज अपने पोजीशन में हल्का सा टिल्ट ले आती है, हल्का सा चेंज ले आती है, तो जहाँ पे वो चेंज लाना शुरू करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इंक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट बदल गया, फिगर बदल गया, तुम्हारा फिगर ऐसा ही नहीं रह रहा, ऐसा होके ऐसे जा रहा है, बट जा ऊपर ही रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जहाँ उसने चेंज किया अपना फिगर, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। याद रहेगा आप सबको? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट जहाँ पे भी आएगा वहां पे हमारी स्टेज कौन सी शुरू हो जाएगी? स्टेज 2 शुरू हो जाएगी।
याद रहेगा सबको। इसमें हमने बोला था कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इनएडिकेट बनने लग जाते हैं, होता है या नहीं होता, चकला बेलन कम पड़ने लगते हैं। लेकिन एट दी स्टेज 3 जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से नील, नेगेटिव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चकला बेलन 2 ही जने यूज कर पा रहे, लेकिन बाकी सब जने क्या कर रहे हैं, बातों में लगे पड़े। यही होता है, यही होता है या नहीं होता, यानी कि जितनी रोटी बन रही थी उससे भी कम रोटी बनने लग गई है। याद रहेगा अब ये सब कुछ। उसके बाद हमने एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या था एपी एमपी का रिलेशनशिप? ये वो नहीं चल रहा, टीयू एमयू नहीं चल रहा। जब एमपी एपी से बड़ा है तो एपी क्या कर रहा है, एमपी एपी से बड़ा है, इंक्रीजिंग पे चल रहा है। जब एमपी और एपी इक्वल है, क्या है, कांस्टेंट है एपी। उसके बाद तो डिक्रीज होता है, मैंने बोला एमपी एपी इक्वल है, उस टाइम पे एपी क्या है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। ये नहीं याद आया, कांस्टेंट है, वेरी गुड। कांस्टेंट एपी कब होता है, एपी तो ना तो नेगेटिव होता ना कांस्टेंट होता, वो तो चलता ही रहता है, बस इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, यही तो होता है। एपी क्या नेगेटिव होता है कभी भी? नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब एमपी एपी से छोटा है तो एपी फॉल करता है। अब आता है हमारा रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट, जो हमने कल ही पढ़ा था, याद है। रिटर्न्स टू स्केल में हमने पढ़ा था कि उसमें पहली बात तो वो कौन सा है, लॉन्ग रन है, याद है ये चीज तो सबको। क्या हमारा इस केस में टीपी डिमिनिशिंग जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि 3 स्टेजेस यहाँ पे कौन कौन सी होती है, इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग। याद रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, देन कांस्टेंट एंड देन फाइनली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। बट क्या यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉन्ग रन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स हमारे क्या है, वेरिएबल है। फिक्स फैक्टर जो होगा वो हमारा कहीं ना कहीं कम पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे हमारे वेरिएबल्स है। पढ़ा था हमने, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी कॉप डगलस ने फंक्शन दिया था। क्या फंक्शन था? 1 माइनस ए की जगह यहाँ पे बी आ जाता है, बस। बाकी हमारा फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। इंक्रीजिंग आरटीएस में परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज डैश देन परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स ग्रेटर देन, फिर कांस्टेंट में इक्वल टू और डिमिनिशिंग में लेस देन, यानी परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। वेरी गुड। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो इंक्रीजिंग है उसमें a प्लस बी ग्रेटर देन 1 और कांस्टेंट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और डिमिनिशिंग में a प्लस बी इज लेस देन 1। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी थ्योरीज है, सॉरी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक था आइसो क्वांट कर्व, आइसो कॉस्ट कर्व, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। याद है? तो जो हमने आइसो क्वांट कर्व पढ़ा था उसके 3 नाम थे, कौन कौन से? आइसो यूटिलिटी कर्व, कितने हो गए? बल्कि आइसो यूटिलिटी, आइसो प्रोडक्ट कर्व है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो यूटिलिटी, आइसो प्रोडक्ट कर्व, और एक और इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड था, वो प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, यही था। और आइसो कॉस्ट कर्व का नाम क्या था? इक्वल कॉस्ट लाइंस। याद है? याद है। जो हमारा आइसो क्वांट कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप का नाम, स्लोप का नाम MRTS, फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जो होता है हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग? डिमिनिशिंग। और जिसकी वजह से हमारी शेप क्या रहती है, कॉन्वेक्स रहती है। याद रहेगा। क्या हो गया, क्यों हंसे? अब तो कुछ भी नहीं बोला किसी ने भी। मेरे साथ भी शेयर कर दो जो क्या हुआ, नहीं आपस में हंसते रहते हो। चलो, जो हमारा आइसो कॉस्ट कर्व है, अगर कोई पॉइंट हमारा आइसो कॉस्ट कर्व के अंडर लाई कर रहा है तो वो अंडर बजट है, यानी कि तुम अपनी इनकम सारी स्पेंड नहीं कर रहे ऑन द बजट, ऑन द आइसो कॉस्ट लाइन है तो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, यानी फुली यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट या फिर इनकम, जो भी हमारा पॉइंट दे रखा होगा, और उसके बाहर कोई पॉइंट रहता तो अनअटेनेबल। वेयर एज अगर मैं बोलूं कि ये
कहीं ना कहीं मेरा फिगर है, एक ये है कि ये टच कर रहा है एग्जांपल में, ठीक है, एक ये है, एक ये वाले पॉइंट पे हाईएस्ट प्रोडक्शन होगी, होएगी, whereas यहाँ पे लोएस्ट प्रोडक्शन होगी। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, मेरा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है। क्यों? क्यों? बजट भी है, प्रोडक्शन भी हो रही है, इन बजट प्रोडक्शन भी हो रही है, तुम अपनी सारी इनकम्स को या सारे तुम्हारे जो भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर है उनको तुम खर्च कर रहे हो। हाँ, सब चीजें यहाँ पर होंगी, वेराज यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें बढ़ाने की जरूरत है प्रोडक्शन को, थोड़ी सी इस गुट की या फिर उस गुट की। याद रहेगा। आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करें आज का। क्यों नहीं बढ़ानी पड़ेगी? यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y की बढ़ेगी और यहाँ पे x की बढ़ेगी। याद है? चलो बैठो, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। कर लो। अब हमें नया यूनिट स्टार्ट करना है। हमारी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। प्रोडक्शन की यूनिट जो थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारी खत्म है। अब हमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट शुरू करनी है आज, ठीक है। सारा इरेज कैसे होगा? क्लीन आउट। गुड। चैप्टर 3 यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कॉस्ट। दिशा आंसर एक भी नहीं निकला रिवीजन में, बिल्कुल नील रिवीजन था। बात रिवीजन करने की है नहीं, जब क्लास सारी आगे चल रही है तुम पीछे चल रहे हो तो उसको चीज का कोई यूज नहीं है। फिर सारी क्लास के साथ चलना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हें तो चलना ही चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट है, ये चीज सोचो। तुम्हें तो इनसे ज्यादा याद होना चाहिए और तुम्हें ही नहीं याद है। एसी चल रहा है? चल रहा है। ऊपर की तरफ कर दो इसका फैन। ये लो, दे रही हूं मैं। हेडिंग डालनी है हमें कॉस्ट। जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर 3 की यूनिट 1 में भी हमने छोड़ा था। याद है मैंने लिखा था कि जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे उस पार्ट को हम तब डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट को हम डील करेंगे। यानी कि आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो सिर्फ दो कॉस्ट को पढ़ेंगे आज हम। एक है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट और अकाउंटिंग प्रॉफिट, और एक है हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितने पेजेस में तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा हर एक पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट हिलता चला जाएगा। क्लियर है बात सबको? यानी कि आज की क्लास में थोड़ी सी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, चीजों को समझना है, ठीक है। चाहे लिख बाद में लेना, समझ लो, या साथ साथ लिखते लिखते समझते रहो। क्लियर है? तो हेडिंग डालो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बीच में हेडिंग डालना, सेंटर ऑफ द पेज पे ही हेडिंग डालना, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे डाली कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी कैसे करना है। हाँ डालो। देखो क्या करोगे, ऐसे एरो निकालना, इधर तुम नीचे निकालना, या फिर ऐसे एरो, तो जो बीच में लिखेंगे वो इधर ऐसे एरोज निकालना। क्लियर है? क्लियर है? एरोज निकाल लिए। जो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, नाम से क्या पता चल रहा है? अकाउंट्स की कॉस्ट। अकाउंट्स में जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? P&L की कौन सी साइड? डेबिट साइड में सारे खर्चे जाते हैं। निहाल इतना तो पता होगा, ओवर ब्रीफ ऑफ अकाउंट्स तो पता है, ठीक है इतना। चलो, तो हमारी जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है कॉस्ट विच आर अकाउंटेड, यानी कि हमारी सारी क्या, ऑल पेमेंट्स या फिर ऑल एक्सपेंडिचर्स। याद रहेगा?
यानी कि एक तरीके से क्या हो गया हमारा, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर है? और इसी कॉस्ट का दूसरा नाम निकल के आता है क्या हमारा, अभी बताया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि अब जहां जहां मैं एक्सप्लिसिट बोलूंगी तुम नाम क्या एसोसिएट कर सकते हो, अकाउंटिंग कॉस्ट। यानी कि जितने भी तुम्हारे P&L के डेबिट साइड के खर्चे हैं या तुम्हारी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी हमारी क्या होंगी, अकाउंटिंग कॉस्ट होंगी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट की, ये मेरा सर्कल है, क्लियर है, सर्कल के अंदर मैंने इतना पार्ट अलग बनाया, ये है मेरी क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये मेरी कहीं ना कहीं क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। वंश इधर से दिखेगा नहीं तुम लोग को, बैठ तो तुम लोग गए हो। और ये कहीं ना कहीं क्या है, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और ये दोनों मिला के जो बनेगा वो बनेगा क्या तुम्हारा, इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट इंक्लूड्स explicit cost, that is accounting cost, as well as implicit cost। और implicit cost के ऐसे अंडरलाइन करना और नीचे लिखना includes normal profit also। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। चले आगे। हाँ, इम्प्लिसिट जो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है उसमें एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट भी है, दोनों है। और इम्प्लिसिट का पार्ट बनता है क्या हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम ऐसे एग्जांपल लेके समझेंगे, क्लियर है, तब समझ में आएगा। तुम दोनों का एग्जांपल बना के लाई हूं मैं। बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो बेस्ट फ्रेंड्स का एग्जांपल लेना था मुझे। बैच में और कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है ना, हैशटैग बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अपने फ्रेंडशिप पे ही डाउट हो रहा है इन्हें। ओ, साथ में गेड़ी मारने वाले दोस्तों बस। गेड़ी ओ, तुमसे सीधा तो कोई है ही नहीं। चल, चलो आगे चलो। अब तुम लोगों ने कैसे हेडिंग डाली है, ये वाली कैसे डाला है, दिखाओ अपना रजिस्टर्स, मैं बताऊंगी फिर आगे का कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हाईलाइट करो, करो, दूसरे हाईलाइटर से करना, दूसरे से। यहाँ पे तुम्हारे में तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो इम्प्लिसिट कॉस्ट की, साइड में, साइड में, यहाँ पे ऐसे पेज के साइड में। हाँ, तुम्हारे में भी नहीं मुश्किल आएगा, डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट से एक एरो निकालना इसे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखना, उसी में लिखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा प्रिटी लगेगा। हाँ, कैसे कर लो ऑल्सो। चलो आगे चलो, चलो। अब मुझे बताओ, मैं इसे छोटा कर दूं, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे एरो निकालना है यार, ये चेंज नहीं होता, एक तो पेन का कलर हो गया। नहीं कोई नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हाइलाइटर कहाँ से आता है इसमें, हाइलाइटर जो है ये, कौन से भैया करते हैं ये
ये हाइलाइटर कहाँ है? ये तो काट ही देगा। तब भी क्या होगा? तब भी तो ऐसे ही चलेगा वो। ये क्या हो रहा है? जी ये कहाँ से आ गया अब? अरे ये तो वो है A+B वाला, तो जो तुमने उस दिन बनवाया था कि केक बन जाएगा दीदी इससे। ये कैसे हटेगा अब? रुक जाओ, पहले से रेस्ट तो करने दो। हो गया। हाईलाइट करना अलग होता है और स्टिकी नोट्स पे लिखना अलग होता है। बड़े पागल हो। होगा तो सही। होगा शेड में लॉक कर दी। डियर वो चलेगा तो पेन की तरह, हाइलाइटर तो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। तुम बड़े पागल हो वैसे, सीरियसली छोड़ो। अब ये क्या हो गया? सही है इतना। और इसकी थिकनेस भी कम करो। कितनी थी? मुझे तो ये भी नहीं याद। कितनी तो थी? बड़ी सेटिंग बदलवाते हो तुम लोग। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? पढ़ी होगी पहले। क्या? प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक जो कॉस्ट है। और क्या हो सकती है? ये नहीं होती। ये होती है, मैं भी बताऊंगी ना क्या होती है। क्या पढ़ाया अभी? वही तो पढ़ाया है। एक्सप्लिसिट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट है जो हम अपने P&L के डेबिट में डाल रहे होते हैं। ठीक है। इम्प्लिसिट उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हो गए हैं जितने भी तुम्हारे P&L में जा रहे हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना ऐसे जो हमारे P&L में नहीं जा रहे होते हैं नहीं होते, तो वो एक्सपेंसेस एक तरह से हमारे, हाँ, इंटेंजिबल होते हैं, कुछ भी कह लो उसे। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट तुम्हारे अकाउंटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है, अलग है, बिल्कुल अलग। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर तुम बिजनेस करते, अगर तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इनकर्ड होता, कुछ ना कुछ अमाउंट तुम्हारी इनकर्ड होती। क्लियर है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास लैंड है। क्लियर है बात? लैंड है, तुमने उस लैंड को किराए पे दिया, तुमने उससे 100 रुपए कमाए। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल तुमने उससे 100 रुपए कमाए। अब तुमने बोला कि उस लैंड को मैं खुद यूज करूंगा अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है बात? तो क्या वो 100 रुपए आएंगे? नहीं आएंगे। तुम खुद को तो रेंट नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली बात है। यानी कि जो तुम 100 रुपए कमा सकते थे उस लैंड से पर मंथ, वो तुम्हारी क्या बनेगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट बनेगी। यानी कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि अगर तुम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी को भाड़े पे देते, या फिर तुम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी और के थ्रू यूज करवाते, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इनकम मिलती। एग्जाम्पल, तुमने लैंड किराए पे दिया, रेंट मिलता। क्लियर है? लेबर तुमने भाड़े पे दी तो लेबर को वेजेस मिलती। क्लियर है? कैपिटल तुमने दी किसी को तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता उस पे। मिलता या नहीं मिलता? वेराज तुम किसी के एंटरप्रेन्योर बन गए तो तुम्हें सैलरी या फिर तुम्हें प्रॉफिट मिलता। मिलता या नहीं मिलता? हाँ या ना? यानी कि वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो कब आती? अगर तुम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भाड़े पे देते या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी और को यूज करने के लिए देते, यानी कि एक सेकेंडरी यूज पे तुम देते। क्लियर है? बट क्या तुम दे रहे हो? तुमने बोला मैं चारों चीजें खुद यूज करूंगा। क्लियर है? तो चारों चीजें जब तुम खुद यूज कर रहे हो तो वो चारों, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना शोर से, है ना? बोल दो एक बार, भैया बहुत शोर हो रहा है। बोल दो, उन्हें बोल दो, जो वंश वगैरह है ना उन्हें बोल दो, भैया बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा धीरे, क्लास चल रही है। बोलो, इंप्रेशन पड़ेगा। मजाक से हटके नहीं बकेंगे भैया, क्योंकि पता है ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। जल्दी से बोलो, जल्दी से उठ के जल्दी बोल दो, रिकॉर्डिंग चल रही, नहीं तो मैं ही बोल देती। अरे रिकॉर्डिंग चल रही, तुम लोग को बिल्कुल नहीं हो रहा यार।
गेट खोल के बोल दो एक बार। उन्होंने सुननी भी नहीं है, उन्होंने अगर सुननी होती तो वो बिल्कुल चुप हो जाते 2 मिनट के लिए। चलो, यानी कि अगर मैं उन्हें भाड़े पे देती या फिर मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई और यूज कर रहा होता तो उस केस में मुझे पैसा मिलता, वो पैसा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। क्लियर है? यानी कि कहीं ना कहीं मैं पैसा कमा सकती थी जो कि अब मैं नहीं कमा रही। मैं खुद ने बोला कि मैं खुद प्रोडक्शन करूंगी, मैं अपनी यूनिट्स को बेचूंगी, मैं तब प्रॉफिट कमाऊंगी, अपना पैसा तब छापूंगी। क्लियर हो गई बात? तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो सेकेंडरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो मेरी क्या बनती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बनती है। क्लियर है ये बात सबको? डेफिनेशन लिखें इसकी, लिखो डेफिनेशन। मुझे लगा चेयर ही गिर गई। अमाउंट ऑफ मनी, मोटा हो गया है पेन, मतलब थिकनेस ज्यादा हो गई है इसकी। दी ऑन बोल दो यार एक बार, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी द एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्नड, क्या वो अर्न कर रहा है? नहीं कर रहा, बट अर्न कर सकता है। यानी कि क्या हुआ? भैया थे तभी बोला उन्होंने। चढ़ाई हो जाओ, ठीक है। मैं मुझे आज तक इसका मतलब नहीं समझ में आया, और सीरियसली मतलब अब मैं रिकॉर्डिंग में तो वो बोल नहीं सकती ना, बट ये स्टार्टिंग के 3 वर्ड मुझे कभी समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या होता है। ओ मतलब राइमिंग बनाने के लिए होता है। ओके, इसी चीज में रिदम क्रिएट करना बस तुम लोग, है ना। चलो, द अमाउंट ऑफ मनी द एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्नड, कुड हैव अर्नड, क्या वो अर्न कर रहा है? यानी कि इसको हाईलाइट करो, कुड हैव अर्नड को हाईलाइट करो। तुम्हें यहाँ भी बैठना है, फिर तुम्हें ऐसे ऐसे भी झांकना है, इसलिए बोला तो वहां बैठ जाओ। इफ ही वुड हैव invested its factors of production। डेफिनेशन क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? और यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्होंने डेफिनेशन में बोला हुआ है मनी सर्विसेज। और तुम मनी सर्विसेज को एक तरीके से क्या कर रहे हो? सोल्ड ही तो कर रहे हो फॉर देयर बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। क्लियर है? और मैंने ये चीज ऊपर ही लिखवा दी थी कि इट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है एक बार कि नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे अकाउंट होता है। तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल समझाऊं मैं? एग्जाम्पल तुम्हारा लिखना या लिखना तुम्हारी मर्जी है। यूट्यूब स्टूडेंट्स ऑल्सो एग्जाम्पल लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी पूरा ढंग से, फिगर बना के लिखोगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको रिकॉल करने में इजी रहेगा पेपर के टाइम पे। वेराज अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने के लिए वो एग्जाम्पल है। चलूं मैं आगे चलूं? मैंने क्या बोला था कि जो ये पेजेस हमारे, जहां तक हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट चल रहा है, वो सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 कलर के हाइलाइटर्स दिख रहे हैं और किसी के पास? मैक्स टू मैक्स 3 तो होने चाहिए ना। ओ
बैग में, तो चल तो दो ही रहे हैं। वो जो ब्लू पेन से हाईलाइट होगा ना, वो ऐसे ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ओ चलो आगे, चलो उसमें गांजा पांजा आज कुछ नहीं है। चलो आगे चलो, अब पेन्स डाउन कर लो, और अगर एग्जाम्पल को लिखना है तो लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखो ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली इसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? मैंने बोला फैक्ट्री का ओनर वंश है, ठीक है कितना खुश हो खुशी नहीं हमारी फेस पे, ठीक है। फैक्ट्री का ओनर कौन है? वंश है। वंश अगर तुम फैक्ट्री चलाओगे तो खर्चा होगा, जैसे नाम बोलो ना कि क्या क्या खर्चे होंगे। लेबर का खर्चा को क्या बोलेंगे? सैलरी, वेजेस, वेजेस, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? ये सारे एक्सपेंडिचर जो तुम अपने खाते बनाओगे कहाँ डालोगे? P&L में। यानी कि मैंने क्या बनाया, अपने कहीं ना कहीं खाते बनाए, उसमें ये मेरा P&L अकाउंट चल रहा है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं उन सारे खर्चों को क्या करती जाऊंगी? डेबिट करती जाऊंगी। इन शॉर्ट तो तुम ही डाल रहे हो, तुम्हारी बुक्स है ना, अकाउंटेंट की बुक्स थोड़ी है, संभालेगा अकाउंटेंट्स, लेकिन बुक्स तो तुम्हारी कंपनी की है, तुम्हारी है, अकाउंटेंट्स की बुक कोई है वो? हद है, मैंने बोला बुक्स तो तुम्हारी है। चलो, जो ये वाले सारे ये जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तुमने खुद बोला कि अभी कहाँ जाएंगे? P&L के डेबिट साइड में जाएंगे। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? और अभी मैंने बताया कि जो जो भी हमारे अमाउंट्स हमारे P&L की डेबिट साइड जाते हैं, जितने भी पेमेंट्स होते हैं, वो सारी हमारी कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। यानी कि ये तो मेरी एक तरह से क्या बन गई है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट। क्लियर है? अब आएगा थोड़ा सा मजा। छोटा कैसे होगा ये? और दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलो, अब वंश यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या था? लैंड भी था, लेबर भी थी, कैपिटल भी थी, और तुम खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो? इस केस में एक्चुअल में तो नहीं हो। दीदी थोड़ी सी बेइज्जती तो कर ही देती है एंड में आके, ठीक है। अब आदर्श आता है यहाँ पे, ठीक है। आदर्श आया, आदर्श कहता है मैं धंधा चलाऊंगा, तेरे पास तो सब कुछ है ही। अब इस केस में वंश धंधा नहीं कर रहा, ठीक है, बट वंश के पास ये सब चीजें हैं। क्लियर है बात? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? लेकिन उसके पास ये सब चीजें पड़ी हैं। आदर्श कह रहा है धंधा मैं करूंगा, चीजें तू मुझे दे दे। क्लियर है? यानी कि ये सारी चीजें तू मुझे देता रहे, मैं इसके ऊपर तुझे जो जो तेरे बदले में पैसे बनते होंगे मैं तुझे देता रहूंगा। यानी कि इन शॉर्ट, लैंड अगर वंश आदर्श को देगा तो वंश बदले आदर्श बदले में वंश को क्या देगा? रेंट देगा। रेंट में एग्जाम्पल 100 रुपए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोला है, इसको तुम लाख कर लो, लाख कर लो, लाख कर लो। 1 लाख रुपए साल का, इतनी सस्ती लीज कहाँ मिलती है? वो नहीं देने का तुम्हें, ठीक है। चलो फिर आती है लेबर, वो कहता है कि तू मुझे अपनी लेबर भी दे दे, बदले में जो लेबर की दिहाड़ी बनती होगी वो मैं तुझे दे दूंगा। क्लियर है बात? यानी कि कितनी? 50 रुपए एग्जाम्पल, वेजेस, सैलरी जो भी है, ठीक है। फिर उसे बोला कैपिटल भी दे दे दी। कैपिटल के बदले में क्या देगा? पैसा दिया तो इंटरेस्ट देगा, कितना? 10 रुपए। क्लियर है बात? वेयर एज अब एंटरप्रेन्योर, यानी कि वंश खुद कह रहा है कि मैं तेरी फर्म में क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय हो जाता हूँ। क्लियर है? तो जो भी वो पैसा कमाएगा वो एक तरह से उसका प्रॉफिट ही तो है, हाँ या ना? प्रॉफिट ही तो है, सैलरी तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर के रिस्क टेकिंग वाली कैपेसिटी को प्रॉफिट बोलते हैं। पढ़ा था प्रोडक्शन में, इतना तो हमने याद है। यानी कि एंटरप्रेन्योर के केस में यहाँ पे वंश को क्या मिलेगा? 60 रुपए मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर है बात? सबको क्लियर है?
हाँ, अब क्या हुआ, आज वंश ने बुद्धि लगाई रात को बैठ के, यार मैं आदर्श को ये सब चीजें दे रहा हूँ, पैसा वो छापेगा, बिजनेस वो करेगा, प्रॉफिट अंधा वो कमाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो 220 रुपए पे खेल रहा हूँ, हाँ या ना? 220 रुपए मिल रहे हैं उसे। मैंने क्या बोला, इनको लाख में ट्रीट करो ना, या थाउजेंड्स में ट्रीट करो इस अमाउंट को, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सोच इतनी नीची है, क्या कर सकते हैं। तो मैं तो एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे लाख लाख थोड़ी बोलूंगी बार बार, नहीं बोल रही ना, मेरी मर्जी। हाँ अब मैं वंश वाली चीज कर दूं, 25 रुपए मेंटल वालों के और 25 रुपए के फिजिकल वालों के। ओह माय गॉड, चलो चलो, तुमने याशिका और आकर, याशिका आकर सुन रहे हो, तुम्हें लेबर बना के बेच रहे हो दोनों, ठीक है, आगे बदला ले लेना अपना। चलो, तो 220 रुपए मिल रहे हैं। अब वंश ने रात को बुद्धि लगाई बैठ के, क्या कि यार, याशिका तुम्हें मेंटल बोल रहा है वो, ओ माय गॉड, हाँ हाँ, सीए बोलता है वो, ओके, सीए याशिका मेंटल लेबर, ठीक है, चले आगे चले। अब वंश ने रात को सोचा, मैं तो सिर्फ 220 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर अब मैं ये सब चीजें आदर्श को दूंगा तो आदर्श क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट कमाएगा, आउटपुट बेचेगा, बेच के करोड़ों में पैसा कमाएगा, यहाँ मुझे तो लाखों पे छोड़ गया। क्लियर है, यही हुआ, तुमने सोचा, मैं बोला भाड़ में क्या आदर्श, ठीक है, भाड़ में क्या आदर्श, मैं ये खुद चलाऊंगा अपना बिजनेस, खुद पैसे कमाऊंगा, खुद आउटपुट बनाऊंगा, खुद आउटपुट को बेचूंगा और आउटपुट से पैसा छापूंगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, लेकिन वो ये सब पैसे कमा सकता था, क्लियर है, ये उसकी क्या बनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी। क्यों, क्योंकि अगर वो धंधा ना करे तो वो ये पैसा कमा सकता है। क्लियर है, यानी कि मेरी क्या बनेगी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसी को मैं क्या बोलूंगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि मैं इसमें, यानी कि मैं अपने मनी सर्विसेज को बेच के, मनी सर्विसेज बेचती हूँ मैं यहाँ पे, मनी सर्विसेज को बेच के जो मैं पैसा कमाती, लेकिन उसे मैंने अब क्या कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। क्लियर है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, तो जो मेरी पैसे कमा सकते थे उनके बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज से वो मेरी क्या बनेगी, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब मैंने बोला ये जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इसका एग्जांपल तुम ले लो कि ये हमारी कितनी, इसको ले लो तुम फॉर एग्जांपल 1000 रुपए। क्लियर है, अगर आप किसी को लिखना है तो पहले इतना लिख लो एग्जांपल, क्योंकि अब यहाँ से हम चैप्टर 2 वाला, और जो चैप्टर 3 में हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था वो वाला भी कवर करेंगे अभी हम। पूछो। हाँ, इनकम हो सकती थी अगर वो तुम्हें देता तो, लेकिन तुम्हें अभी दी नहीं, मैंने क्या बोला, दी नहीं, उसको रात को बुद्धि आ गई। क्लियर है, हो सकती थी, हो सकती थी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि वो कमा सकता था, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, हर जगह जहाँ पे भी हमारा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर इंक्लूड होती है, यानी कि कमा सकते थे वाली कॉस्ट। तुम एक बात बताओ, तुमने अपना 1 घंटा वेस्ट किया, क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, मैं खुद सीए कर रही हूँ, क्लियर है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती तो जो मुझे यहाँ से इनकम मिल रही है अभी इस टाइम पे, वो मेरी क्या बन जाएगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी लाइफ का 1 घंटा, देखो दिन में 2 या 3 घंटे सबके वेस्ट होते हैं या नहीं होते, तुम स्क्रॉल करते हो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये डिफरेंस है, यानी कि मैं अपने उस 2 या 3 घंटे को क्या कर रही हूँ, प्रोडक्टिवली यूज कर रही हूँ, तुम लोग उस 2 या 3 घंटे को क्या कर रहे हो, अनप्रोडक्टिवली यूज कर रहे हो। अगर मेरा भी वो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हो जाए तो उस केस में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी, जो मेरी यहाँ से इनकम होगी। क्लियर हो गई बात। वेराज मैं तुम लोग का एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल में तुम लोग को इंटर्नशिप कर रहे हो, तुम लोग नहीं करते, तो जो तुम नहीं करते हो तुम कमा सकते थे, वो तुम्हारी क्या बनेगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है ये बात, क्लियर है। हाँ, इसलिए इसे मैं कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने 11-12 में भी पढ़ी है। हाँ, ये हमारी इनकम हो जाती, इनकम कैसे होती, ये तो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट ही बन जाती है एक तरीके से। क्लियर है, हाँ या ना, वेरास प्रॉफिट क्या बन जाता है, मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाती। क्लियर है, लिख लो, नहीं लिखना तो अब पेज वो वाला खोल लो जहां पे तुमने वो वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व किया था, इसको तुम 1000 ना करके 800 ही करो एग्जाम्पल में, जहां पे तुमने, मैंने लिखवाया था ना कि चैप्टर यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन में, फॉर्मुले जहां लिखे थे हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट के और इकोनॉमिक प्रॉफिट के,
अब एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 1200 रुपए है, एग्जाम्पल ले लो। अब निकालो क्या बनेगी तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बनेगा तुम्हारा, फॉर्मूला क्या लिखवाया है अकाउंटिंग प्रॉफिट का, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। अब बताओ अकाउंटिंग प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू मैंने कितना लिखवाया, पीछे 1200 लिखवाया, यहाँ पे भी 1200, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी थी 800, यानी कि कितना बना 400। क्लियर है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट में मेरा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आएगी 1020। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, यानी कि कितनी बनेगी 1020। कितने बने हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट 180। क्लियर। पहले इस चीज को एनालाइज कर लो, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि एनालाइज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन लिखूं, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन लिखना हो लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है। क्लियर है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, मैंने कॉस्ट नहीं लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, बी ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, एक हाथ खड़ा है, 2 हाथ खड़े हैं, 3 हाथ खड़े हैं, तभी मैंने बताया एनालाइज कर लो। हो। बताओ बताओ किसमें आंसर यस है, क्यों है, यहीं से दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ाई तो इकोनॉमिक प्रॉफिट से, हाँ या ना, यानी कि हो सकता है। आंसर इज यस। क्वेश्चन को उल्टा कर लो, कैन इकोनॉमिक प्रॉफिट बी ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट और नॉट। जो नो बोल रहा है आके एक्सप्लेन करो, जो यस बोल रहा है वो भी आके एक्सप्लेन करो। वेरी गुड। कौन करेगा एक्सप्लेन, क्या जीरो, चलो हाँ आगे, ग्रेटर होगा या नहीं होगा, कभी भी कभी भी नहीं होगा, क्यों, हाँ ठीक है। चलो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी पिछले क्वेश्चन में 800, 800 थी या नहीं थी, हाँ या ना। क्लियर है। अब मैंने बोला कि जो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये तो मेरी एक्सप्लिसिट है ना, और दोनों मिला के मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट निकलती है, हाँ या ना। मैंने बोला जो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो मिनिमम कितनी हो सकती है 0,
जीरो ही तो होगी मिनिमम, मिनिमम जीरो या मिनिमम वन। चलो जीरो भी ना लेके तुम्हारे मन की शंका दूर करी, 1 रुपए होगी, मिनिमम 1 रुपए हो गई, क्लियर है। या मिनिमम जीरो, इमेजिनरी फिगर जीरो, क्लियर है बात। मैंने बोला अब मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी निकलेगी, बोलो इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों प्लस करके, यानी कि 800 या फिर 800 1 रुपए, हाँ या ना, क्लियर है। अब इस केस में मुझे बताना कि अब मेरा जो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कितना निकलेगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट है या तो वो 400 निकलेगा या फिर वो निकलेगा 399, हाँ या ना। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल बेस पे कहता है वो तो यही निकलेगा ना 399, क्लियर है। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, क्या ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, सेम ही रहने वाला है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को तो कम कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। कब हो सकती है, जीरो कब हो सकती है, जब वंश कहे कि मैं दे ही नहीं रहा, मैं सोच ही नहीं रहा बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज के बारे में, तब जीरो हो सकती है। लेकिन तब भी वो हमारा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता वो सिनेरियो। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जब तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, या तुम अपना कुछ भी, एक चीज बताओ, जब तुम अपना फोन खरीद के लाते हो या घर में तुम आटा खरीद के लाते हो, तो तुम ये सोचते हो कि इससे सिर्फ रोटी ही बनेगी, या तुम ये सोचते हो कि इससे सिर्फ मैं अपना पढ़ाई ही करूंगा। भाई तुम अपना एंटरटेनमेंट भी तो देखते हो, नहीं देखते, देखते हो या नहीं देखते, हर चीज देखते हुए चलते हो ना। यानी कि तुम कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हो, क्या तुम सिंगल यूज के लिए खरीदते हो, नहीं खरीदते ना। ऑल्टरनेटिव यूज, मैंने क्या बताया था, हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज होता है, तभी तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, हाँ या ना। चैप्टर 1 भी लिंक हो गया यहाँ पे। यानी कि जो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो इक्वल तो हो सकता है, वो भी किस सिनेरियो में, जब जीरो, लेकिन जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हमेशा क्या रहने वाला है, लोअर। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, अ बिग नो। और ये एग्जाम क्वेश्चन था, लिख लो। और पेपर में ना, सही बताओ, अगर ये क्वेश्चन देख के हो तुम रटना सीखोगे, नहीं कर पाओगे, आंसर भूल जाओगे, गारंटीड। इसलिए कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाती हूँ, एक एक तुमने चीजें नोटिस करी होंगी, जो भी हम येस नो वाले क्वेश्चन भी या ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों करती हूँ, ताकि तुम्हें पेपर में कॉन्सेप्ट रिकॉल हो, आंसर नहीं। अगर आंसर रिकॉल करने बैठोगे तो उल्टा करके आओगे 100%। सेम हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती ना, सही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होगी ही होगी, क्योंकि तुम ऑल्टरनेटिव यूज तो देखोगे ही देखोगे, क्लियर है। हाँ 1200 था ना हमारा टोटल रेवेन्यू, सेम ही एग्जांपल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। चलो आगे चलो, समझ में आ गया, एनालाइज कर रहे हो वंश, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, करो। देखो जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन में, जैसे कॉस्ट का क्वेश्चन है, कॉस्ट निकालने के लिए आ गई, क्लियर है, या फिर तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देके तुम्हें प्रोडक्शन निकालनी है, तुम पता है कुछ भी मत करो, आंख बंद करके मैथ्स को घुसेड़ दो। यानी मैथ्स अगर तुम सॉल्व करते हैं, क्या तुम मैथ्स में रट सकते हो, नहीं रट सकते, आंसर तुम नहीं रट सकते, क्लियर है ये बात। यानी कि जब भी कोई सॉल्विंग का क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला घुसेड़ दो, फॉर्मूला घुसेड़ दिया, तुम्हें इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला, अपने दिमाग में 100 150 ऐसे करके इमेजिनरी फिगर्स ले ली, क्लियर है। अब जब तुम्हें इकोनॉमिक प्रॉफिट का, इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला पता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम फॉर्मूले को कैसे ही तोड़ मरोड़ के अपना आंसर निकाल सकते हो, हाँ या ना। यानी कि यस नो वाले क्वेश्चन के लिए भी क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले, क्लियर है। स्टेटमेंट यही बताएगी, लेकिन तो पेपर में अगर तुमने यस मार्क कर दिया इस क्वेश्चन को, तो इसको अगर तुम यस मार्क करा है सिर्फ रटने के बेस पे, जब तुम रटोगे तो यही कर कर आओगे। हाँ हाँ, बट कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, हम जैसे कोई कंफ्यूजन हो जाती है। मैं कहती रही हूँ, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग याद नहीं आया था मुझे पेपर में, सीरियसली बता रही हूँ मैं, पेपर में चीजें होती ही होती हैं। ऐसा कर लो, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके चलोगे तो ये यस नो भी याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दोनों क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ पूछो। अकाउंटिंग
क्या लिखवाया? इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट लिखवाई है। हाँ, यानी कि दो तरीके से प्रॉफिट निकल सकता है। 800 800 हर में मैंने यही एग्जांपल तो लिया है। जब मैंने तुम्हें एग्जांपल तो समझाया, वही तो एग्जांपल मैं हर जगह लूंगी। आगे दोबारा बोलो। टोटल रेवेन्यू 1200 है, तो 400 और 399 तो निकालिए इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमने लिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो अकाउंटिंग कॉस्ट ही है। उसका दूसरा नाम है वो। चलो आगे चलो। चलो अब हेडिंग यहाँ पे डालना छोटी सी, जैसे हमने स्पेस तो होगी नहीं उस पेज पे। नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे स्पेस है जहाँ नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है, पीछे करो, इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे अंडरलाइन करो, तुम नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डाल दो। है नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे स्पेस? बहुत है सही? नहीं है? दिशा है? नहीं है। चलो तो नॉर्मल प्रॉफिट को हाईलाइट करो और उसके नीचे ऐसे एरो डाल के फिर लिखना। तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। अच्छा, अकाउंट्स में नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? होता है कुछ गुडविल चैप्टर में, लेकिन तभी हमने कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़ा नॉर्मल प्रॉफिट का। कभी एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़ा ना, रटा ही तो है फॉर्मूले में। बस नॉर्मल प्रॉफिट होता है कुछ जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड से एनआरआर करके माइनस करके ऐसे करके होता है, यही तो होता है। हमें याद नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। याद रहेगी। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। क्लियर है बात? मैंने बोला एग्जाम्पल में मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो 1020 है। क्लियर? मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना था? कितना था? 1020 ही तो था। क्यों? 220 प्लस 800। इकोनॉमिक प्रॉफिट तो एक, सॉरी ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक कॉस्ट मेरी 1020 है, हाँ या ना? इस केस में मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना आया? तुम कहोगे क्या दीदी प्रॉफिट ही नहीं हुआ? प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कहाँ? नहीं, प्रॉफिट हुआ है, कहाँ हुआ है? ये क्या है? प्रॉफिट ही तो है, और वो कहाँ इंक्लूडेड है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूडेड है। मैंने लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे मैं दो तरीके के छोटे छोटे से ग्राफ्स बना रही हूँ। क्लियर है? जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, पहले कितना आ रहा था? 1080 था ना? 1080 था टोटल, नहीं टोटल रेवेन्यू 1200 था, 1200 था। लेकिन तुम यहाँ पे इसको 1020 ही लो एग्जाम्पल में। क्लियर है? इसी एग्जाम्पल को फ्रेम करो 1020। मैंने बोला जो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी कितनी थी? 800। हाँ, तुमने लैंड भाड़े पे दिया था, रेंट मिला था 100 रुपए, इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे 50 रुपए, जो भी था 10 रुपए का हमने ये मान लिया एग्जाम्पल में। लेबर 10 रुपए था, लेबर 50 थी, मैंने उसको उल्टा कर दिया, इंटरेस्ट को 10 करके उसको ऐसे कर दिया। क्लियर है? वो तो क्लियर ही है इतनी बात तो। अब मैंने बोला इस प्रॉफिट पे इस प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे क्या और बढ़ाना चाहिए? मेरा प्रॉफिट 60 रुपए जो था, हाँ या ना? यानी कि अगर मैं मेरा एंटरप्रेन्योरशिप को काउंट ना करूं तो भी तो मेरा प्रॉफिट ही था। यानी कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट बनाने के लिए इतना प्रॉफिट मेरा निकल रहा था। क्लियर है? लेकिन वो कब निकलता? अगर तुम नौकरी करते।
तभी तो निकलता। यानी कि ये बनता है क्या, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है, लेकिन वो प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने किस में इंक्लूड कर लिया, कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, और मैंने अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या दिखा दिया, 0। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा। क्लियर है? उसको क्या बोलूंगी मैं, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। क्लियर होती है ये बात? ब्रैकेट में लिखना है तो ये चीज ब्रैकेट में लिख लो कि एक्चुअल में प्रॉफिट तो हो रहा है बट वो शो हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? जब भी मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट, इससे हमारी एक assumption निकलती है कि whenever इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैं ईपी लिख दूं इज 0 तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा। ये था मेरा पूरा अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो इतना था। क्लियर होती है बात सबको? हाँ या ना? समझ में आ गया? यूट्यूब स्टूडेंट्स लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर? चलो, ये अच्छा सिखा दिया।